एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह की शुरुआत 5:40 पे हुई। उठने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और बुक लेकर बाहर बैठ गई। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हल्की हवाएं चल रही थी और मुझे सुबह सुबह बस चाय पीने का मन करता है, तो चाय के साथ मैंने अपने पॉलिटी का पहला सेशन स्टार्ट किया। आज मैंने क्लास 11th पॉलिटी का लास्ट चैप्टर पढ़ा, संविधान का राजनैतिक दर्शन। और ये चैप्टर सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, मुझे लगता है हर इंडियन को पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स का किताब नहीं है, ये बताता है कि इंडिया किस सोच के साथ चलना चाहता है। जैसे हर घर का एक फाउंडेशन होता है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक फाउंडेशन है। हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब बदलाव है, लेकिन सिस्टम को तोड़कर नहीं, सिस्टम के अंदर रहकर। फिर बात आती है इंडिविजुअल लिबर्टी की, मतलब हर इंसान को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की फ्रीडम मिले, लेकिन एक सिंपल सी कंडीशन ये है कि मेरी फ्रीडम कभी किसी के राइट्स को हर्ट नहीं कर सकती। उसके बाद बात करते हैं जुडिशियल जस्टिस की। इंडिया में सब लोग सेम स्टार्टिंग लाइन से रेस शुरू नहीं करते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है किसी रिलीजन को इग्नोर ना करना, बल्कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देना, हर रिलीजन को एक इक्वल वे में देखना। ये पढ़ने के बाद मेरा हेडेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कभी कभी माइग्रेन की वजह से बॉडी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव होने का मतलब अपने हेल्थ को इग्नोर करना नहीं होता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर और स्लीप लूँगी, उसके बाद अपना रूटीन चालू करूँगी। मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया, देन अराउंड 8:30 मैं उठी एंड नहा करके फिर अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपनी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की। सबसे पहले हमने पढ़ा अपर्दन जनित भू आकृतियाँ। अपर्दन का मतलब होता है रिवर का जमीन को धीरे धीरे काटना। रिवर सिर्फ पानी नहीं लेके जाती, ये अपने साथ पत्थर, रेत और मिट्टी भी लेकर चलती है। ये सब मिलकर जमीन को घिसते रहते हैं और नए लैंडफॉर्म बना देते हैं। वी शेप्ड वैली के बारे में हमने पढ़ा। जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है और उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इस स्टेज में वो साइड से कम और नीचे की तरफ ज़्यादा कटिंग करती है। धीरे धीरे एक ऐसी घाटी बनती है जो इंग्लिश में वी लेटर जैसे दिखने लगती है, इसीलिए इसे वी शेप्ड वैली कहते हैं। ये जनरली यंग रिवर्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालय की नदियाँ। उसके बाद हमने गर्ज और कैनन के बारे में पढ़ा। गर्ज एक बहुत गहरी और सकरी घाटी होती है, इसके दोनों तरफ की चट्टानें लगभग सीधी होती हैं। ये तब बनती है जब रिवर बहुत लंबे समय तक एक जगह नीचे की तरफ कटिंग करती है। कैनन भी डीप वैली होती है, लेकिन ये गर्ज से ज़्यादा चौड़ी होती है और इसमें अलग अलग रॉक्स की लेयर क्लियरली दिखाई देती है। मतलब अगर गर्ज को एक नैरो कट कहें तो कैनन उसका वाइडर वर्जन है। देन हमने देखा वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स तब बनते हैं जब रिवर के रास्ते में हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स एक साथ मिलते हैं। सॉफ्ट रॉक्स जल्दी कट जाते हैं, जबकि हार्ड रॉक्स को धीरे धीरे कट करती है नदियाँ। इसी वजह से एक ऊंचा स्टेप बन जाता है और पानी उससे नीचे गिरता है। धीरे धीरे वाटरफॉल पीछे की तरफ शिफ्ट भी करते रहते हैं, क्योंकि गर्दन लगातार चलते रहता है। देन हमने देखा पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कभी कभी नदियों के बीच में गोल गोल पानी घूमने लगता है, उसके साथ साथ उस पानी में पत्थर भी उसके साथ गोल गोल घूमने लगते हैं। जो पत्थर्स होते हैं वो नदी की सतह को ड्रिल करने लगते हैं और यही पॉट होल्स कहलाते हैं। मुझे ज्योग्राफी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हम किताब में सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ते, हम समझते हैं कि नेचर लाखों सालों बाद अपनी कला कैसे बनाता है, कि नेचर कैसे अपने आप को चेंज करता है। एक रिवर सिर्फ पानी की धारा नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे पूरी धरती को शेप में बदल। सेकेंड क्लास की अभी भी हम भू आकृतियों को कंटिन्यू कर रहे थे। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बेंच पढ़ा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। जब अलग अलग तरह की चट्टानें होती हैं तो कुछ जल्दी घिस जाती हैं और कुछ धीरे। इस वजह से ज़मीन पर सीढ़ी जैसी समतल जगह बन जाती है, जिसे स्ट्रक्चर बेंच कहते हैं। नेचर अपने आप में एक सीढ़ी जैसी पैटर्न बना लेती है। उसके बाद रिवर टेरेस पढ़ा। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कभी कभी नदियाँ पहले एक लेवल पर बहती हैं, फिर धीरे धीरे और नीचे अपना रास्ता बना लेती हैं। पुराना किनारा ऊपर ही रह जाता है। इसी ओल्ड किनारे को रिवर टेरेस कहते हैं। मतलब ये हमें बताता है कि नदी पहले यहाँ से बहती थी। विसर्ग तो हम सब ने कभी न कभी मैप में देखा होगा।
या मैदानों में पहुंचती हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। वो सीधी नहीं बहती बल्कि इधर उधर घूमते हुए बड़े छोटे कर्व बनाती है। इसी टेढ़े मेढ़े रास्ते को विसर्प कहते हैं। अगर सच कहूँ तो ऊपर से देखने पर ये बहुत ही खूबसूरत। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हमने, फूड प्लान्स, डेल्टा, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स पढ़े। ज्योग्राफी पढ़ते हुए मुझे एक बात समझ में आ गई कि नेचर कभी भी जल्दी काम नहीं करता। एक छोटी सी नदी लाखों सालों बाद पूरी धरती का नक्शा बदल सकती है। शायद इसीलिए ज्योग्राफी मैथ्स या डेफिनेशन का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमें पेशेंस भी सिखाती है। इसीलिए आप भी जल्दी जल्दी काम करने का नहीं सोचा करो, धीरे धीरे अपने वर्क को आगे बढ़ाओ, पेशेंस के साथ आगे। इसके बाद मैंने लंच ब्रेक लिया और मेरा हेडेक वापस स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर का पावर नैप लूँगी। कभी कभी जब हम जो प्लान बनाते हैं, जो हमने रूटीन सेट किया होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले मुझे इस बात का गिल्ट होता था, लेकिन अब लगता है कि हेल्थ भी तो प्लान का ही पार्ट है ना। इसीलिए मैंने गिल्ट लेने के बजाय एक पावर नैप ले ली। शाम को जब मैं उठी तब अपने लिए इवनिंग की चाय बनाई और साथ में ब्रेड खाया। उसके बाद मैंने इंडियन इकोनॉमी की क्लास शुरू की। आज का टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट पैटर्न। एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, नॉर्मल कंट्री पहले एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ और फिर सर्विस की तरफ, लेकिन इंडिया का डेवलपमेंट काफ़ी डिफरेंट रहा। जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्विस सेक्टर को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, कमी है स्किल्ड वर्कर्स की। इसी वजह से जीडीपी बढ़ने के बाद भी इंसान को इक्वल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमी को ग्रोथ करना इनफ नहीं होता, लोगों को स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। सो अपने स्किल पर वर्क कीजिए। क्लास खत्म हुई तब बाहर का वेदर बिल्कुल बदल चुका था। ठंडी हवा चल रही थी, बादल इतने गहरे हो गए थे जैसे अभी तूफान आ जाएगा। बस कुछ देर बाहर खड़ी होकर हवा को फील कर रही थी। मुझे लगता है लाइफ वेदर की तरह होती है, हर दिन सेम नहीं होता, हर टाइम सेम नहीं होता। कभी माइग्रेन होता है, कभी एंजाइटी होती है और कभी प्लान फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर दिन के एंड में आप अपने आप को फोर्स करने के बजाय समझा है। इतनी सी नोट के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखना, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता है, इसका मतलब होता है जितना हो सके उतना करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप स्टडी, स्टे हेल्दी।